ये भाषण केवल एक संसदीय वक्तव्य नहीं बल्कि राजनीतिक आत्मविश्वास, वैचारिक आक्रमण और राष्ट्रवादी संकल्प का 360 डिग्री प्रदर्शन था। इस भाषण में इतिहास की धूल से लेकर भविष्य की नींव तक की यात्रा समाई थी। ये भाषण उस विपक्ष के लिए भी एक कड़ा संदेश था जो प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाता है। या कहें तो भाषण इतिहास की झांकी भी था, भविष्य का ब्लूप्रिंट। केवल वाक्य नहीं थे, राजनीतिक मारक क्षमता से लैस संकल्प बाण थे। इसीलिए आज सबसे पहले हम इस भाषण के महत्वपूर्ण अंश आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन अमेरिका से ट्रेड डील पर मोदी अपने भाषण में क्या कह रहे हैं। 97 मिनट तक पीएम ने कहा। सबसे पहली बात तो यह है कि इस भाषण ने उन लोगों की गलतफहमी को दूर कर दिया जो कहते थे कि मजबूत विपक्ष का चुनकर आना भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा कि अगर विपक्ष लोकतंत्र संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता तो वो घटना नहीं होती जिसने भारत की संवैधानिक व्यवस्था का अपमान किया। 6 महिला सांसद हंगामा करते हुए पीएम की कुर्सी तक पहुंच गई। इसके बाद ऐसा पहली बार हुआ जब लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी भाषण नहीं दे पाए। दूसरा, इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। भाषण के जरिए बताने की कोशिश की कि उन उपलब्धियों से कैसे विपक्ष निराशा में चला गया है। एक जननायक की तरह प्रधानमंत्री बोले। उनके पास देश के 140 करोड़ लोगों का सुरक्षा कवच है, क्योंकि मोदी देश के 140 करोड़ लोगों के समाधान खोजते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा। और कांग्रेस ने सिर्फ परेशानियां खोजी। आज हम आपको बताएंगे आगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप इस भाषण का तीसरा बड़ा सार जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस और विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए एक ही लाइन का इस्तेमाल किया, और ये लाइन अपने आप में सब कुछ कहती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अगर आईना देख लिया होता तो वो अपना सच्चाई कहां छिपाएंगे। इसी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे डील का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट, डीएमके की सरकारें थी तब बोफोर्स डील होती थी, लेकिन अब डील शब्द की चर्चा अलग होती है, गौरव का क्षण होता है। इस बात को कहकर प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2 हफ्तों में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील पर देश को बड़ा संदेश दे दिया है, और यह भी बता दिया है कि इस मामले में उनकी सरकार रुकने वाली नहीं है। यहां उन्होंने उस कथन की भी चर्चा की जिसका इस्तेमाल कांग्रेस की सरकारें खूब करती थी। यह कथन था, इंडिया मिस्ड द बस, जिसका मतलब यह था कि भारत अपने सभी अक्सर से चूक जाता है। 1986 में अमेरिका के एक मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी गई थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत किसी बस को पकड़ने से अब चूकता नहीं, बल्कि अब भारत काफिले का नेतृत्व करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अब पूरी दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, जिसमें सबका झुकाव भारत की तरफ है। आपको याद होगा, हाल ही में 1 फरवरी को जब भारत का केंद्रीय बजट पेश हुआ था, तब सरकार ने कहा था कि यह बजट 2047 के मजबूत और विकसित भारत की नींव बनेगा। और तब विपक्ष ने इसके लिए सरकार का काफी मजाक भी उड़ाया था और ये कहा था कि देश को 2047 के बजट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पीछे का गणित भी समझा दिया। उन्होंने कहा कि जैसे भारत के महान क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए सालों पहले अपना बलिदान दिया, भारत की स्वतंत्रता की रूपरेखा खींची, ठीक उसी तरह उनकी सरकार न सिर्फ आज के लिए भारत को तैयार कर रही है, बल्कि 2047 के भारत की नींव भी मजबूत कर रही है, जब हमें आजाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद यह बहस खत्म हो जाएगी कि सरकार बार बार 2047 का जिक्र क्यों करती है। इसके अलावा इस भाषण के 2 हिस्से थे। एक हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताया कि भारत कैसे एक रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार हो चुका है और अब भारत को दुनिया नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। और दूसरे हिस्से में उन्होंने विपक्ष के आरोपों को, नाम तो नहीं लिया लेकिन जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्ष उनकी आलोचना नहीं करता, बल्कि विपक्ष उन पर सिर्फ आरोप लगाता है। और कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का अपमान पूरे सिख समाज का अपमान है, और इससे यह भी पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर कूट कूट कर सिखों के खिलाफ नफरत भरी हुई है। यह बयान कल की उस घटना पर आया है जिसमें राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को अपना गद्दार यार बताया था, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू ने इसके जवाब में राहुल गांधी को देश का दुश्मन कहा था। और सोचिए, अब ये मुद्दा जब प्रधानमंत्री मोदी ने उठा दिया है तो ये देश में कितने लोगों तक पहुंचेगा। और जाहिर तौर पर
सिख समुदाय से उन्होंने जोड़ दिया है, तो क्या कांग्रेस को इससे नुकसान नहीं होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस भाषण में यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर विपक्ष मोदी की कब्र खोदने की बात करेगा तो मोदी भी कांग्रेस और विपक्ष के कारनामों को खोद खोद कर निकालेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपनी सरकारों में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहित नहीं कर पाई। स्टार्टअप कल्चर छोड़िए, वो अपने परिवार के पॉलिटिकल स्टार्टअप को भी ऊपर नहीं ला पाई, इसीलिए कांग्रेस कितने भी नारे लगा ले, लेकिन वो मोदी की कब्र नहीं खोद पाएगी। इसी भाषण में प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर महात्मा गांधी का सरनेम चुराने का आरोप लगाया और ये कहा कि अब देश की जनता आपको बताएगी कि गांधी परिवार को ये गांधी सरनेम कहां से मिला। यहां आपको ये भी देखना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटनाओं का विश्लेषण जरूर करते हैं और सारी बातों को समेटने की कोशिश होती है, कोई बात छूटती नहीं है। जैसे कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई में शामिल हुई थी जिसमें वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इस घटना का भी जिक्र कर दिया और ये कहा कि भारत के नौजवानों और आदिवासियों का हक छीनने वाले घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों पर दबाव बनाया जा रहा है। और दूसरा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के उस वायरल वीडियो का जिक्र किया जिसमें बर्फीले पहाड़ों के बीच वंदे भारत ट्रेन चल रही है और लोग इस वीडियो को देखकर ये कह रहे हैं कि क्या ये तस्वीरें वाकई में भारत की है या स्विट्जरलैंड से आई। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत बारीकी से हर बात पर ध्यान देते हैं। ये वीडियो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का है जिसका उद्घाटन पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और ये योजना भी कांग्रेस के जमाने से लटकी हुई थी। आप भी एक बार इस वीडियो को जरा देखिए। जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, आज ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ और बर्फबारी में इन दिनों आपने देखा एक वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ है, बर्फ के बीच में थे, चारों तरफ बर्फ की चादर छाई हुई है और वंदे भारत ट्रेन निकल रही है और लोग कहते हैं गलती मत करना, ये तो विदेश है, ये हिंदुस्तान है, ये रील चल रहे हैं बाजार में। देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम के बाद उनके पास एक ही रास्ता बचा है, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखते हैं। ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है? ये सिर्फ नारा नहीं है, इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। नारे कितने ही लगा लो, कब्र तुम नहीं खोद पाओगे। कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी पांचवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? उन्होंने इंदिरा गांधी का जो योजना आयोग है उससे जुड़ा एक किस्सा सुनाया और ये कहा कि कांग्रेस ने योजना आयोग को बर्बाद कर दिया था, लेकिन उनकी सरकार ने इसे नीति आयोग बनाकर सही मायनों में आम लोगों तक इसका फायदा पहुंचाया। सुनिए। नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है।
मैंने पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? काफी लंबे समय तक मुझे योजना आयोग से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग योजनाएं बनाने को तैयार ही नहीं थे। मैं हिमाचल प्रदेश गई थी। जब मैं वापस आई तो मैंने योजना आयोग में कहा कि हमारे कामदारों को, वर्कर्स को जीप की जरूरत नहीं है, बल्कि खच्चरों की आवश्यकता है, ताकि कम से कम उन पर सामान आदि लादा जा सके। आगे उन्होंने कहा, लेकिन मुझे बताया गया हम पैसा तो जीप के लिए ही देंगे, क्योंकि खच्चरों के लिए पैसे देने की पॉलिसी नहीं है। लेकिन उस समय योजना आयोग का जोर था या तो जीप या तो कुछ भी नहीं। आदरणीय सभापति जी, ये भाषण किसी और का नहीं, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भाषण है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में यही कार्यशैली रही, और जिसको इंदिरा जी खुद जानती भी थी कि ये पाप चल रहा है, लेकिन इस कार्य संस्कृति को सुधारने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी के जिन 2 बयानों को आज राज्यसभा में पढ़कर सुनाया, उनका जिक्र एक पुस्तक में है, और इस पुस्तक का नाम है सिलेक्टेड स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ इंदिरा गांधी। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर जरूर हो सकती है, लेकिन सच यही है कि इंदिरा गांधी ने साल 1974 में ईरान के दौरे पर भारत की जनसंख्या को अपने लिए समस्या माना था, और उन्होंने ये भी कहा था कि पंडित नेहरू भारत के 35 करोड़ लोगों को समस्या मानते थे। और अब देखिए, आज साल 2026 में प्रधानमंत्री मोदी इसे एक मुद्दा बना रहे हैं, और उन्हीं का कहना है कि कांग्रेस के लिए भारत के लोग समस्या रहे हैं, उनके लिए भारत के लोग समाधान हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यह भी कहा कि उनकी सरकार देश के भविष्य के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रही है, जबकि विपक्ष उनकी कब्र खोदने के सपने देख रहा है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। आदरणीय सभापति जी, ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम, बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है, और इसलिए
वो मोदी की कब्र खोदते हैं। आपको याद होगा कि एक दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस की कुछ महिला सांसद हंगामा करते हुए पीएम मोदी की कुर्सी तक पहुंच गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाषण रोकना पड़ा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस भारत के संविधान का अपमान बताया और ये ऐसी हरकत कहा कि जिसको करने के बाद कांग्रेस को संविधान शब्द बोलने का हक नहीं। सुनिए। कल लोकसभा में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। जो लोग गरीबी से निकली हुई एक महिला, आदिवासी परिवार से आई हुई एक महिला, जब आपने लोकसभा में जो व्यवहार किया है, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है, आपने महिला का अपमान किया है। भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान, संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है। आपने संविधान का अपमान किया है। इस पूरे विवाद के बाद कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब विपक्ष में बैठे बीजेपी सांसदों ने भी हंगामा करके उन्हें भाषण देने से रोक दिया था। और इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने भाषण के लिए पूरे 1 साल तक इंतजार करना पड़ा था। लेकिन हकीकत में यह दावा पूरी तरह सही नहीं है और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम आपको सिर्फ वही बता रहे हैं जो लोकसभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड्स में मौजूद है। उस वक्त जून 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद संसद के पहले बजट सत्र का आयोजन हो रहा था, जिसमें बीजेपी यूपीए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण यह था कि यूपीए ने अपने गठबंधन सरकार में दागी नेताओं को मंत्री बनाया था, जिनमें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन कृषि राज्य मंत्री बने, शिबू सोरेन कोयला मंत्री बने थे, प्रेमचंद गुप्ता कंपनी मामलों के राज्य मंत्री बने थे और एमए फातिमी को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया था। बीजेपी बजट सत्र के शुरुआत से ही इन मंत्रियों को यूपीए की सरकार से हटाने की मांग कर रही थी और बजट सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान इस पर खूब हंगामा हुआ था। हमारे पास 4 जून 2004 की लोकसभा कार्यवाही का एक वीडियो है, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब अपने मंत्रियों का परिचय पूरे सदन से करा रहे थे, तब विपक्ष में बैठे बीजेपी के सांसद नारेबाजी करने लगे और ये कह रहे थे कि दागी मंत्री हटाओ, देश को बचाओ। ये मुद्दा बजट सत्र के बाकी दिनों में भी हावी रहा और 9 जून 2004 को जब लोकसभा में बीजेपी के तत्कालीन सांसद विजय कुमार मल्होत्रा ने दागी मंत्रियों का मुद्दा उठाया तो लोकसभा की कार्यवाही को हंगामे के कारण स्थगित कर दिया गया। और इसी के बाद आया 10 जून 2004, जब धन्यवाद प्रस्ताव पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जवाब देना था। कांग्रेस का दावा है कि उस वक्त विपक्ष में बीजेपी के हंगामे के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना भाषण नहीं दे पाए। लेकिन सच्चाई यह है कि उस दिन 10 जून को बीजेपी के सांसदों ने हंगामा जरूर किया था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने भाषण के लिए अपनी कुर्सी से खड़े हुए थे, तब बीजेपी के सांसद शांत हो गए थे। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शब्दशः अपने भाषण में यह कहा था कि दोनों पक्षों के राजनीतिक दलों में सहमति बनी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सीधे मतदान के लिए रखा जाए और सर्वसम्मति से पारित किया जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि वो इस अवसर पर लोकसभा के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या आज वैसी स्थिति है? हकीकत तो यह है कि जिस लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी चुनकर आए, उसी लोकसभा में एक दिन पहले उन्हें हंगामे के कारण अपने भाषण को रोकना पड़ा। उसके बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पास कर दिया गया, जबकि 2004 में ऐसा नहीं हुआ था। जून 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। उनके वक्तव्य के दौरान बीजेपी के सांसद खामोश रहे। सोचिए आज विपक्ष के सांसदों ने क्या किया। हकीकत तो यह है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के वक्त कांग्रेस की 6 महिला सांसद उनकी कुर्सी के पास पहुंची। बीजेपी आरोप लगा रही है कि महिला सांसद प्रधानमंत्री मोदी पर हमले के उद्देश्य से गई। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी भाषण देने के लिए उठे, तब विपक्ष ने पहले हंगामा किया और इसके बाद 6 मतलब आप सोचिए कि 6ठे मिनट में राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। और कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया
और नहीं बोलने दिया जाएगा तो वो प्रधानमंत्री मोदी को भी बोलने नहीं देंगे। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि हमारे देश की राजनीति आज कहां पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये भी कहा कि पिछले 25 साल से संसद को कोई ऐसा सत्र ऐसा नहीं गया होगा जिसमें मोदी को गाली नहीं दी गई। उनकी सेहत का राज यही है कि वो रोज 2 किलो गाली खाते हैं, लेकिन फिर भी जनता की सेवा में जुटे रहे। 2002 से जब वे विपक्ष में थे तब से, और 2004 से जब वो सत्ता में आए तब से, और 2014 से मैं जब यहां आया तब से, पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। 25 साल। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये भी बताया कि उनकी सरकार 2047 के विजन की बात क्यों करती है। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, सुनिए। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक का अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए ये भी कहा कि वो ऐसे राजा हैं जो आर्थिक असमानता की बातें करते हैं, तो किस मुंह से? मैं कल एक माननीय सदस्य को सुन रहा था। यूं तो वो अपने आप को राजा कहलाने में बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वे आर्थिक असमानता की चर्चा कर रहे थे। बताइए, जो खुद को राजा माने और वो आर्थिक असमानता की बात करे, तो आपको लगता है कि क्या यही देखने के बाकी रह गए थे क्या? खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कितने रैकेट्स चल रहे हैं। ये बात हमें इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि पिछले सिर्फ 1 महीने में ऐसे 3 गिरोह का पता चला है जिस पर 500 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाने का आरोप है। और इनमें भी बस्ती जिले से जो नया मामला सामने आया है उसने कई लोगों के होश उड़ा दिए हैं। सिर्फ इस एक मामले में लगभग बताया जा रहा है 350 हिंदू लड़कियों को पीड़ित बताया जा रहा है। और जैसे जैसे पुलिस मामले की जड़ तक जा रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर देश भर में और खासकर उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के पीछे असली वजह क्या है, और आखिर छोटे शहरों में लोगों को इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको लव जिहाद की उस बस्ती के बारे में बताते हैं जिसके पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा था। और इसमें ऐसे आरोपी शामिल थे जो हिंदू दिखने के लिए अपने हाथ में कलावा बांधकर और माथे पर तिलक लगाकर हिंदू लड़कियों को नौकरी दिलाने का वादा करते थे, फिर दोस्ती करते थे और इसके बाद उनसे शादी का वादा किया जाता था। और जो लड़कियां इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर देती थी उन्हें ब्लैकमेल किया जाता। और यह भी दावा है कि कई हिंदू लड़कियां ऐसी हैं जिनके आरोपियों ने आपत्तिजनक वीडियोस बना लिए और ये वीडियोस वो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते थे। इसके बाद इन हिंदू लड़कियों का नेपाल और दूसरे देशों में देह व्यापार के लिए सौदा किया गया, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ये पूरा मामला कितना संजीदा है, कितने गंभीर मुद्दा है, कितने बड़े पैमाने पर लव जिहाद को संगठित तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक हिंदू महिला ने ये आरोप लगाया कि उसे और उसकी जैसी 350 लड़कियों को इस रैकेट ने अपने जाल में फंसाया। इनमें भी जिस आरोपी पर इस पूरे रैकेट को चलाने का आरोप लगा उसका नाम है अजफरुल हक। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता की मुलाकात इस आरोपी से जनवरी 2022 में हुई थी। उस वक्त ये हिंदू महिला बस्ती के एक निजी अस्पताल में काम करती थी और इसे एक दूसरे हॉस्पिटल में नई नौकरी की तलाश थी।
इसी दौरान दावा है कि आरोपी अजफरुल हक की जब पीड़ित महिला से मुलाकात हुई तब उसने खुद को न सिर्फ हिंदू बताया बल्कि ये भी दावा किया कि अजफरुल एक हिंदू लड़कियों को अपना नाम ये जो है प्रिंस बताता था। वो अपना असल धर्म अपना नाम नहीं बताता था, वो अपना नाम प्रिंस बताता था। अपने हाथ में हिंदुओं की तरह ऐसा कलावा जरूर पहनता था। एफआईआर में यह भी लिखा है कि इस आरोपी ने पहले हिंदू बनकर पीड़ित महिला को किसी दूसरे हॉस्पिटल में नई नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इसी दौरान जब इसकी इस हिंदू महिला से और दोस्ती हो गई तब ये उससे प्यार करने और शादी करने का दावा करने लगा। और इस महिला ने भी यही सोचा कि यह आरोपी सच बोल रहा होगा, लेकिन बाद में इस पीड़ित महिला के मुताबिक उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया और जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, उसकी जानकारी अपने परिवार को दे दी, तो आरोप है कि अजफरुल हक ने अपने भाई और एक रिश्तेदार से इस पीड़ित हिंदू महिला का गैंगरेप कराया और उसे कई बार ब्लैकमेल भी किया। हालांकि जब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस ने मुख्य आरोपी अजफरुल हक को गिरफ्तार करते हुए कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। और अब जब इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है तब यह खुलासा हो रहा है कि ये लव जिहाद का कोई एक मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा रैकेट हो सकता है। और आपको याद होगा जिस तरह लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रमीज मलिक ने हिंदू बनकर कई गैर मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया था, ठीक उसी तरह से इस मामले में भी एक पूरा रैकेट काम कर रहा था। आरोप है कि इस रैकेट में शामिल सभी लड़के पीड़ित महिलाओं को अपना नाम हिंदू बताते थे, इनके हाथ में कलावा जरूर बांधा होता था और इसके अलावा कई लड़कियों को नौकरी और प्यार के झांसे में फंसाकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। और आरोपियों ने जिन लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियोस बनाए थे, दावा है कि उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए नेपाल और दूसरे देशों में बेच दिया जाता था और ऐसी लड़कियों की संख्या अभी 350 बताई जा रही है। इससे पहले लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मामले में भी 40 गैर मुस्लिम लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाने की बात सामने आई थी, जबकि मिर्जापुर के धर्म परिवर्तन के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि मिर्जापुर में जो लड़के जिम में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे थे, उन सभी लड़कों का सरगना एक मौलवी है और इस मौलवी का नाम है खलीलुर रहमान। पुलिस के मुताबिक आरोपी मिर्जापुर की हुसैनी मस्जिद में रहता था और जो लड़के जिम में आने वाले गैर मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए गुमराह करते थे, उन लड़कों का दरअसल ब्रेन वॉश यही मौलवी करता था। और पुलिस तो ये भी कह रही है कि इस मौलवी ने 2023 में एक लड़की का धर्मांतरण कराया था और इसके बाद इसका निकाह एक मुस्लिम युवक से हुआ था। मिर्जापुर के इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिनमें 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और एक आरोपी अशफाक खान अभी फरार है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के मामलों की संख्या तक बढ़ रही है। जब नवंबर 2020 में योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया था और इस कानून में बाकायदा यह प्रावधान शामिल था कि अगर जबरन धर्म परिवर्तन या गुमराह और धोखा देकर धर्म बदलवाने के आरोप सही साबित होते हैं तो दोषी को अधिकतम 20 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा इसी कानून में यह भी लिखा है कि अगर धर्म परिवर्तन का कोई बड़ा रैकेट मिलता है तो ऐसे मामलों में उम्र कैद की सजा हो सकती है। आपको यकीन नहीं होगा, नवंबर 2020 से जुलाई 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के 835 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें 1682 आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई और कुल 98% मुकदमों में चार्जशीट भी दाखिल हो गई। इन आंकड़ों का मतलब यह है कि अकेले उत्तर प्रदेश में हर महीने औसतन अगर आप देखिए तो धर्म परिवर्तन के, जबरन धर्म परिवर्तन के औसतन 19 मुकदमे सामने आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इनमें भी ज्यादातर पीड़ित महिलाएं हिंदू धर्म से है। आप उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से हमारी ये रिपोर्ट और ये भी समझिए कि कैसे लव जिहाद का ये पूरा रैकेट एक होटल से चल रहा था। देखिए ये रिपोर्ट। हाथ में कलावा, माथे पर तिलक और नाम प्रिंस, लेकिन इस छद्म पहचान नाम नकाब के पीछे छुपा था अजफरुल हक, एक ऐसा शातिर जिसने लव जिहाद के जरिए करीब 300 लड़कियों को देह व्यापार और धर्मांतरण के जाल में उलझा दिया। ये खौफनाक कहानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की है,
जहां हिस्ट्री शीटर असफरुल हक का काफिला चलता था। वो प्रिंस बनकर और नकली हिंदू पहचान के पीछे छुपकर हिंदू लड़कियों का विश्वास जीतता था और फिर रूह कपा देने वाला धर्मांतरण और टॉर्चर, धमकी और ब्लैकमेलिंग का खेल खेलता था। होटल में उनका यौन शोषण करता था, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगवाता था। उसका नाम प्रिंस था और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम वो उसने हिंदू भी बताया था। जब वो शादी का झांसा देके मुझे बहुत टाइम तक ऐसे टहलाता रहा, मैं उससे फोर्स करती थी कि वो अपने घर वालों से मुझे मिलाए। तो एक दिन मुझे वो अपने घर ले गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सब मुस्लिम है, जहाँ पे उसका जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। हमारी टीम उस होटल के भीतर पहुंची जिसे धर्मांतरण का हब बनाया गया था, जहां न कोई रिसेप्शन था न कोई रजिस्टर। यहां कमरों में बिना आईडी एंट्री होती थी और भागने के लिए चोर रास्तों वाले इस होटल में लड़कियों का गैंग रेप किया जाता था। पीड़िता का दावा है कि इस जाल में 300 से ज्यादा लड़कियां फंसी हैं, जिनमें से कई गर्भवती हुई और कई ने डर के मारे आत्महत्या कर ली। हम जिस जगह मौजूद हैं ये वो ठहरने का लॉन्ज है, पब्लिक लॉन्ज, जहां पर असफरुल आता था और यहीं पर कई महिलाओं को लेकर आया था और इसी महिला के कई वीडियो भी सामने निकल कर आए हैं। साफ तौर से ये बताया गया है कि इसी लॉन्ज के जरिए वो अपना नेक्सस पूरे तरीके से चलाता था और यहीं पर आकर महिलाओं को रोकता था। इस सिंडिकेट में सिर्फ पुरुष ही नहीं, शमा बानो जैसी महिला मददगार भी शामिल थी। आज तक के पास मौजूद एक्सक्लूसिव ऑडियो में शमा बानो एक पीड़िता को दिमागी तौर पर तोड़ती सुनाई दे रही है। वो लोग मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स कर रहे थे, मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। उसने भी मुझे कई बार बोला कि बोलो इस्लाम जिंदाबाद, जो कि मैंने नहीं बोला, जो कि मैंने कहा मैं हिंदू हूँ, मैं नहीं बोलूँगी। तो ये सारी चीज़ें वो मेरा धर्म परिवर्तन करने के लिए उसने पूरा कोशिश करा। इन संगीन आरोपों के बीच आरोपी का पिता, जो खुद आरोपी नंबर 2 है, वो इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और बस्ती के एसएसपी अभिनंदन को हटाकर यशवीर सिंह को कमान सौंपी गई है। पुलिस अब उन 300 लड़कियों की तलाश कर रही है जो इस सिंडिकेट का शिकार हुई हैं। गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा बांद्रा मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहाँ से नियमानुसार इसका न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया। आज उसे बस्ती न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जहाँ से नियमानुसार रिमांड याचना की जाएगी। इसमें साक्ष्य संकलन और अन्य कार्यवाही प्रचलित है। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। इसके कुछ आपराधिक इतिहास है, पुलिस उनकी जानकारी कर रही है और इस संबंध में जैसा मैंने कहा कि सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर ही पुलिस कोई निर्णय लेगी। बस्ती का ये मामला सिर्फ लव जिहाद का नहीं, बल्कि एक बड़े संगठित अपराध की ओर इशारा कर रहा है, जिसके पीछे कई और चेहरे भी हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। कोई भी खबर तब तक अधूरी रहती है जब तक कि उसके दोनों पक्षों को ना रखा जाए, यानी जबकि उसके ब्लैक और व्हाइट दोनों पक्ष सामने ना आए। और ये मामला भी काफी हद तक ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश में हर महीने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के औसतन 19 मामले तो सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा सच ये भी है कि आज तक इन सभी मामलों में से 4 सिर्फ मामलों में आरोपों को अदालत ने सही माना है। और ये स्थिति सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, उत्तराखंड, आप उत्तराखंड को देखिए, जहां 7 सालों में जबरन धर्म परिवर्तन के कुल 62 मामले दर्ज हुए, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 मामलों में ही अदालत का फैसला आया और इन सभी मामलों में आरोपी बरी हो गए और एक भी मुकदमे में ये दावे साबित नहीं हुए कि आरोपियों ने ही लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया था। और यही आप मध्य प्रदेश के आंकड़े भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बना, जिसमें 5 सालों में 283 मामले दर्ज हुए, लेकिन आज तक इनमें से सिर्फ 86 मामलों में अदालत का फैसला आया, जिनमें 79 मामलों में 79 मामलों में आरोप साबित ही नहीं हुए। सिर्फ 7 मामलों में आरोपियों को दोषी माना कोर्ट। यानी इसका मतलब यह है कि पूरे देश में जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का इतना शोर तो हो रहा है, लेकिन अगर आप अदालतों में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे मामलों में तो ये आरोप गलत निकलते हैं।
और आरोपी बरी हो जाते हैं। अगली खबर, क्रिएटिव फ्रीडम एक ऐसी चीज है जिसका कई बार गलत फायदा उठाया जाता है। ऐसा देखा गया है कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर संवेदनशील मामलों का भी मजाक उड़ाया जाता है। ऐसे अनेकों कदम उठाए जाते हैं जिनसे नए विवाद खड़े हो जाते हैं, और खास तौर पर जब ऐसा लगता है कि सामने वाला उतने गुस्से से इसका प्रतिकार नहीं करेगा या उसे कमजोर समझा जाता है। वरना कुछ धर्म से जुड़े मामले ऐसे भी हैं जिसमें सब सोच समझकर चलते हैं, जैसे आग पर कदम रख रहे हैं। लेकिन ये नया मामला देखिए, एक फिल्म को लेकर आया है जिसका नाम है घूसखोर पंडित। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर घूसखोर पंडित टाइटल के साथ एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसमें मनोज वाजपेयी लीड एक्टर है। ये फिल्म मशहूर डायरेक्टर नीरज पांडे ने बनाई है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इसके टाइटल को लेकर देश भर में बवाल है। आरोपी के इस फिल्म के टाइटल से ब्राह्मण समाज को अपमानित किया गया है। फिल्म के टाइटल में ब्राह्मणों को घुसखोर बताया गया है और इसलिए देश भर के संगठन इसे जातिवादी भेदभाव बता रहे हैं। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि फिल्म का टाइटल तय करते वक्त जानबूझकर एक विशेष जाति के लोगों को घूस लेने वाला विलन दिखाया गया। सोशल मीडिया पर यह बात सुलग रही है और बड़ा मुद्दा बन रहा है। नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने YouTube चैनल पर इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है। इस ट्रेलर में लड़की के साथ हुई एक दर्दनाक वारदात दिखाई गई और मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर एक पुलिस अधिकारी के तौर पर है जिसका नाम है अजय दीक्षित। ट्रेलर के नरेशन में बताया गया है कि अजय दीक्षित पंडित के नाम से बदनाम है, जो शादीशुदा होने के बाद भी चरित्रहीन है और घुसखोर भी है। इस फिल्म के टाइटल के जरिए ब्राह्मण समाज को टारगेट किया गया है। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर फिल्म मेकर्स किसी एक जाति को टारगेट कर रहे हैं और यकीन मानिए कई लोग इसको भेदभाव भी नहीं मानेंगे। जबकि इस फिल्म के टाइटल के जरिए पंडित शब्द को ऐसे पेश किया गया है जैसे वो कोई अपशब्द हो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े फिल्म मेकर्स से कुछ सवाल है। क्या इस फिल्म के निर्माता निर्देशक अपनी फिल्म का टाइटल घुसखोर पंडित न रखकर पंडित के बजाय किसी अन्य समुदाय में, चाहे वो SC, ST या OBC समाज से जुड़ी किसी जाति के नाम पर रख सकते हैं? क्या फिल्म के निर्माता निर्देशक अपनी फिल्म का नाम घुसखोर मुस्लिम रख सकते हैं? क्या फिल्म के निर्माता निर्देशक अपनी फिल्म का नाम अन्य धर्मों या वर्गों पर रख सकते हैं? सच यह है कि हिंदी फिल्मों के निर्माता निर्देशक ऐसा नहीं करते। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री विशेष तौर पर कुछ जातियों को लेकर ऐसा मानती है कि उनको बदनाम करने या उनको अपमानित करने का मौका अगर सामने आया है तो क्यों छोड़ा जाए। ये पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म मेकर ने अपने फिल्म के टाइटल के जरिए ब्राह्मणों को टारगेट किया हो। साल 1975 में एक्टर रणधीर कपूर की यह फिल्म आई थी जिसका नाम था पोंगा पंडित। इस फिल्म के टाइटल के जरिए ब्राह्मणों को पाखंडी ढोंगी बताकर अपमानित किया गया। पिछले कुछ समय से देश में ब्राह्मण विरोध जो है कई मुद्दों पर आपने देखा होगा बहुत ट्रेंडिंग है। ऐसी कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं जिनमें जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मणों को भेदभाव करने वाला, कर्मकांड के नाम पर ठगी करने वाला दिखाया गया है। ऐसी भी कई फिल्में हैं जिसमें हिंदू धर्म की गलत प्रथाओं की आलोचना के नाम पर ब्राह्मणों को विलन दिखाया गया। प्रथाओं के खिलाफ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर रूढ़िवादी प्रथाएं मानी जा रही हैं तो उस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। और तो और जातिवादी राजनीति करने वाले नेता और छात्र नेता इसी प्रोपेगेंडा को अपनी राजनीति का हथियार बनाते हैं। अभी हाल ही में UGC ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातियों के बीच समानता लाने के लिए नया रेगुलेशन लेकर वो आई थी। इस रेगुलेशन के तहत एक ऐसी कमेटी बनाई गई जो SC, ST, OBC दिव्यांगों से भेदभाव करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। इस रेगुलेशन में SC, ST, OBC दिव्यांगों को पीड़ित की तरह दिखाया गया। सामान्य वर्ग के छात्रों को शोषक की तरह पेश किया गया। इस रेगुलेशन पर सामान्य वर्ग ने अपना विरोध जताया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोर्ट के फैसले के विरोध के नाम पर किस जाति को टारगेट किया गया? UGC नियम लागू न करने का गुस्सा ब्राह्मणों के विरोध करके उतारा गया। जो वीडियो हमने आपको दिखाया है वो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का है। UGC के नियम पर कोर्ट ने स्टे लगाया था, लेकिन ब्राह्मणों की विच हंटिंग शुरू हो गई। विरोध प्रदर्शन करके देश के लोगों को यह बताया गया कि ब्राह्मण नहीं चाहते हैं कि SC, ST, OBC दिव्यांगों के साथ भेदभाव खत्म हो, जबकि UGC के नियमों का विरोध देश भर के सामान्य वर्ग की जातियों ने किया। ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले इस विरोध प्रदर्शन के लिए बाकायदा योजना तैयार की गई थी।
करीब एक हफ्ते पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वहां के स्टूडेंट्स यूनियन के सोशल मीडिया पेज पर यूजीसी रेगुलेशन पर स्टे के मुद्दे पर एक रील डाली गई। इस रील में ब्राह्मणों को सामंतवादी बताया गया। यही नहीं, ब्राह्मणवाद का पुतला जलाने का आह्वान किया गया। रात में हुई प्रदर्शन हुआ उसके दौरान ब्राह्मण विरोधी नारे लगाए गए। इसी तरह से कुछ दिन पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जहां यूजीसी नियमों पर स्टे के विरोध को ब्राह्मण विरोध बना दिया गया, गोरखपुर विश्वविद्यालय में नारा लगाया गया, ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी। आप सोचिए, हमारे देश में जातीय समानता लाने की बात तो हो रही है, लेकिन इसी दौरान एक जाति की कब्र खोदने का विचार लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूजीसी के नियमों पर स्टे के विरोध में ऐसा किया गया था। पिछले कई वर्षों से हमारे देश के कुछ विशेष लोगों का मुख्य एजेंडा ब्राह्मण विरोधी प्रोपेगेंडा है। साल 2022 में जेएनयू की दीवारों पर लिखा था, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। इसके अलावा धमकी दी गई थी कि ब्राह्मणों और बनियों, वी आर कमिंग फॉर यू, वी विल अवेंज। और यही नहीं, धमकी ये भी दी गई थी कि ब्राह्मण्स लीव द कैंपस। क्या ये चिंताजनक नहीं है कि जिस देश में जाति व्यवस्था को समाप्त करने की आवाजें उठती हैं, समानता की भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर ब्राह्मणों को विदेशी कह दिया जाता है, उनकी कब्र खोदने की बात कही जाती है, फिल्मों से लेकर सड़क तक उनके खिलाफ माहौल बनाया जाता है। विडंबना यह है कि ब्राह्मणों के खिलाफ होने वाली यह नारेबाजी जातिगत भेदभाव के क्राइटेरिया में फिट ही नहीं बैठती। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का परिवार एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार चर्चा की वजह ना तो कोई शायरी है, ना बयानबाजी है और ना ही उनका राजनीतिक स्टैंड। इस बार मामला 3 तलाक का है। मुनव्वर राणा की सबसे छोटी बेटी हिबा राणा ने अपने पति मोहम्मद साकिब और ससुर हसीब अहमद के खिलाफ लखनऊ के सादतगंज थाने में 3 तलाक और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। हिबा राणा का निकाह 12 साल पहले 2013 में हुआ था। उनके 2 बच्चे हैं। हिबा राणा का आरोप है कि ससुराल वाले 20 लाख रुपए और एक आलीशान फ्लैट की मांग कर रहे थे और इसे लेकर हिबा को बार बार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पिछले साल अप्रैल में इस विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। हिबा का आरोप है कि इस दौरान उनके पति ने गुस्से में 3 बार तलाक बोला। जब हिबा की बहन आयशा राणा बीच बचाव के लिए पहुंची तो उसने फिर से 3 तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करने का दावा किया। अब हिबा का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और दोनों बच्चों को अपने पास बंधक बना लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 तलाक रोधी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसकी धारणाओं के अनुसार एक बार में 3 तलाक दें या फिर तलाक की बिद्दत गैर कानूनी है, इसलिए कानून की नजर में है हिबा अभी भी विवादित है और उनका निकाह टूटा नहीं है। अगर कानून की नजर में हम देखें तो हिबा अभी भी मैरिड है, यानी विवाह टूटा नहीं है उनका निकाह। इसके तहत दोषी पाए जाने पर पति को 3 साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता के तहत क्रूरता, मारपीट, धमकी की धाराएं भी लगाई गई हैं। सोचिए, इस कानून के बाद भी जब प्रभावशाली परिवारों की मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक देने की जुर्रत की जा रही है, तब आम मुस्लिम महिलाओं का क्या हाल होगा। और जब 3 तलाक के खिलाफ कानून नहीं था, तब किस तरह की मनमानी की जाती हो। आज हम आपको एक विडंबना के बारे में भी बताएंगे। साल 2019 में जब मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून लाया गया था, तो मुनव्वर राणा की बेटियों ने इसका खुलकर विरोध किया था और इस कानून को घर जोड़ने वाला नहीं बल्कि घर तोड़ने वाला बताया गया था। उन्होंने ही कहा था कि ये मुस्लिमों को, मुस्लिम महिलाओं को और खास तौर पर जो मुस्लिम पुरुष हैं उनको भी प्रताड़ित करने का हथियार है। लेकिन आज मुनव्वर राणा की छोटी बेटी हिबा को इसी कानून की शरण लेनी पड़ रही है। आप देखिए, तरह तरह से वो लाते हैं, कभी 3 तलाक लेके चले आते हैं, कभी और तरह की चीजें लिए आते हैं, कभी वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ना सबका साथ उन्होंने दिया, ना कोई विकास किया। आप खुद ही देख रहे हैं, जो देश की स्थिति है वो दिन पे दिन बदतर से बदतर हो गई है। हम लोग ने कभी ये सोचा नहीं था कि हालात इतने बुरे हो जाएंगे हमारे हिंदुस्तान के। आपने कहा कभी वो तलाक लेके आ जाते हैं, तलाक की बिद्दत से आप सहमत हैं? आप चाहती हैं कि एक साथ तीनों तलाक हो?
देखिए, हमारे यहाँ ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों को गलत बताया गया। हमारे यही कॉन्सेप्ट है कि जब तलाक देते हैं तो एक महीने का गैप होता है। 1 महीने पहले जैसे आज दी तो आप 1 महीने बाद दीजिए, देख लिए। हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपस में मियाँ बीवी सहमत हो जाएं और उनमें जो भी दूरियों की जो भी कंडीशन हो रही है वो फिर से कॉम्प्रोमाइज हो